नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 में ग्रीन क्रेडिट पहल को किया लॉन्च। स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्य के लिए मिलेगा ग्रीन क्रेडिट। बाजार आधारित उपकरण है ग्रीन क्रेडिट। COP28 जलवायु सम्मेलन के पहले ही दिन दुनिया को मिली एक बड़ी कामयाबी। लॉस एंड डैमेज फंड आधिकारिक तौर पर हुआ लॉन्च। फंड का मकसद विकासशील और कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करना। और अल्टेरा बना दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु निजी निवेश फंड। लक्ष्य है 2030 तक वैश्विक स्तर पर $250 बिलियन जुटाना। अल्टेरा है विकासशील देशों के लिए डेडिकेटेड। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन में ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया है। यह COP28 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ग्रीन क्रेडिट पहल पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के सिद्धांतों को फॉलो करता है। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई थी। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम एक बाजार आधारित उपकरण है। आसान भाषा में कहें तो कोई व्यक्ति, उद्योग और स्थानीय निकाय अगर विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्य करते हैं तो इन्हें ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। ये ग्रीन क्रेडिट व्यापार योग्य वस्तुओं के जैसे ही हैं, मतलब आप इन्हें घरेलू बाजार में बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत 8 विशिष्ट गतिविधियों को शामिल किया गया है। ये गतिविधियां हैं वृक्षारोपण, जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी, मैंग्रोव संरक्षण और बहाली, इको मार्क और टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचे। हर एक्टिविटी में एक बेंचमार्क बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कि जल संरक्षण के लिए ग्राम स्तर पर 20 तालाबों का बेंचमार्क बनाया गया है और किसी ग्राम पंचायत ने 20 या इससे ज्यादा तालाब बनाकर बेंचमार्क हासिल कर लिया तो इस ग्राम पंचायत को ग्रीन क्रेडिट मिल जाएगी। हालांकि इस कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में 2 गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई है। यह है जल संरक्षण और वनीकरण। यहां ध्यान देने वाली बात है कि ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का प्रशासन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को सौंपा गया है। यह संस्थान कार्यक्रम के प्रशासक के रूप में कार्य करता है। मतलब यह संस्थान कार्यक्रम के प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए गाइडलाइन बनाएगा, प्रोसेस बनाएगा और स्टैंडर्ड या बेंचमार्क सेट करेगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और मेजरमेंट, रिपोर्टिंग आदि काम भी ये मैनेज करेगा। दुबई में चल रहे COP28 जलवायु सम्मेलन के पहले ही दिन दुनिया को एक बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल COP28 जलवायु सम्मेलन में दुनिया के लिए एक बहुत जरूरी लॉस एंड डैमेज फंड आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। इस फंड का मकसद विकासशील और कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद करना है। फंड की प्रारंभिक राशि $475 मिलियन होने का अनुमान है। इस फंड में मेजबान देश UAE ने $100 मिलियन देने का वादा किया है। वहीं यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन, अमेरिका ने $17.5 मिलियन और जापान ने $10 मिलियन देने का वादा किया है। आपको याद दिला दें कि लॉस एंड डैमेज फंड की घोषणा पहली बार पिछले साल मिस्र के शर्म अल शेख शहर में COP27 के दौरान की गई थी। आइए समझते हैं कि लॉस एंड डैमेज फंड का कॉन्सेप्ट क्या है और कमजोर देशों को इसकी आवश्यकता क्यों है और यह कैसे संचालित होगा। लॉस एंड डैमेज फंड को ठीक से समझने के लिए आपको समय में थोड़ा पीछे की यात्रा करनी होगी। यह समय है 17वीं सदी का। इस समय एक तरफ यूरोप पूरी दुनिया में अपने साम्राज्यवाद का एक्सपेंशन कर रहा था और दूसरी तरफ यूरोप उद्योगीकरण की पहली लहर पर सवार भी था। भारी भरकम उद्योग बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे थे बगैर भविष्य की चिंता किए। ऐसा ही हाल अमेरिका का था। यहाँ भी 18वीं शताब्दी के अंत तक इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी। पश्चिमी देशों के इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक तरफ इन देशों को अमीर बनाया, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा किया, दूसरी तरफ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक, ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले सब्सटेंस भी एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में छोड़े। इंडस्ट्रियलाइजेशन का यह स्याह पक्ष धीरे धीरे दुनिया को देखने को मिला जब एक्सट्रीम मौसमी घटनाएं होने लगी, जैसे अंटार्कटिका से परमाफ्रॉस्ट का पिघलना।
आइसबर्ग का टूटना, असामान्य बारिश, विनाशकारी सूखा और तीव्र चक्रवात, सूखा, गर्मी और ठंडी। 20वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया और ओजोन परत में होल को भी दुनिया ने जान लिया। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक जलस्तर कुछ मीटर बढ़ सकता है। अब आप मालदीव, सेशल्स आदि आइलैंड कंट्रीज के बारे में सोचिए। अगर वैश्विक जलस्तर कुछ मीटर बढ़ा तो इनका जीवन, आजीविका, जैव विविधता, सांस्कृतिक परंपरा और पहचान खत्म हो जाएंगे। यहां तक कि इनका अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इन्होंने न कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, न ही ग्लोबल वार्मिंग में इनका कोई हाथ है। मतलब रायता फैलाया विकसित देशों ने और समेटने की जिम्मेदारी डाल दी दुनिया पर। अब आते हैं लॉस एंड डैमेज फंड पर। यह फंड ऐसे ही जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों का सामना करने वाले देशों के बचाव और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक वित्तीय पैकेज है। इसको एक प्रकार से आप मुआवजा भी समझ सकते हैं, जो अमीर देश उन गरीब देशों को देंगे जिनका कार्बन पदचिह्न यानी कार्बन फुटप्रिंट कम तो है, लेकिन बढ़ते जलवायु संकट का खामियाजा वे भुगत रहे हैं। एक और जानकारी जरूरी है। आज अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ को सभी ग्लोबल उत्सर्जन के 50% के लिए जिम्मेदार माना जाता है। रूस, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिला दें तो ये आंकड़ा 65% तक पहुंच जाता है, यानी सभी उत्सर्जन का करीब 2/3 हिस्सा। इनकी तुलना में भारत केवल 3% ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। इस बीच पिछले 15 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक बनकर उभरा है चीन। यह हर साल 30% वैश्विक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। तो इन आंकड़ों से साफ है कि जलवायु संकट के लिए कौन कितना जिम्मेदार है। चलिए ये भी जानते हैं कि जलवायु संकट से दुनिया को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले 20 सालों में 55 कमजोर देशों को जलवायु संकट के कारण संयुक्त रूप से $525 बिलियन का नुकसान हुआ। यह संख्या 2030 तक प्रति वर्ष $580 बिलियन तक पहुंच सकती है। भविष्य में नुकसान और क्षति बढ़ेगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है। इसका सबसे अधिक प्रभाव विकासशील देशों और उनमें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों पर पड़ेगा। अब सवाल है कि कितना बड़ा फंड है और ये कैसे संचालित होगा। विश्व बैंक शुरुआत में इस फंड की निगरानी करेगा। धन का स्रोत अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे समृद्ध देशों के साथ साथ कुछ विकासशील देश भी होंगे। फंड का फिलहाल आकार $475 मिलियन का है, लेकिन समय की मांग कई ट्रिलियन डॉलर की है। COP28 में वैश्विक नेताओं की भीड़ के बीच संयुक्त अरब अमीरात की एक बड़ी घोषणा ने सबको चौंका दिया। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात ने विकासशील देशों में जलवायु परियोजनाओं पर केंद्रित 30 अरब अमेरिकी डॉलर के एक नए निजी निवेश फंड की घोषणा की है। इस जलवायु केंद्रित निवेश फंड का नाम है अल्टेरा। इस पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त में क्रांति लाना है। COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर द्वारा इस घोषणा को निर्णायक क्षण बताया गया है। आपको बता दें कि अल्टेरा की लॉन्चिंग अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त में एक नए युग की स्थापना का प्रतीक है। $30 बिलियन के साथ अल्टेरा अब जलवायु कार्रवाई के लिए समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवेश फंड बन गया है। अल्टेरा का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर $250 बिलियन जुटाना है। अल्टेरा विकासशील देशों के लिए डेडिकेटेड है। अक्सर देखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त के फायदों से विकासशील और कमजोर देश वंचित रह जाते हैं, लेकिन अल्टेरा ग्लोबल साउथ के लिए फंडिंग की पहुंच में सुधार करेगा, साथ ही एक निष्पक्ष जलवायु वित्त प्रणाली बनाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। उदाहरण के लिए 2025 तक पवन और सौर परियोजनाओं के निर्माण सहित भारत में 6 गीगावाट से अधिक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए इस फंड में पैसा पहले ही अलग रखा जा चुका है। इसके साथ ही अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अन्य परियोजनाओं की भी खोज की जा रही है, जिसमें इसी फंड से पैसा दिया जाएगा। COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर, जो संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय तेल कंपनी ADNOC के प्रमुख भी हैं, अल्टेरा फंड के बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल का पद हमेशा से चर्चा और विवादों से घिरा रहता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ बैठक करके बिलों से रिलेटेड गतिरोध को दूर करने को कहा है। दरअसल कई सालों से तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयकों पर राज्यपाल अपनी सहमति नहीं दे रहे थे और बिल्स को विधानसभा को वापस लौटा रहे थे। विधानसभा ने राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयकों को फिर से पारित करके राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा था। राज्यपाल द्वारा अंतिम मंजूरी न देने पर सरकार द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कर रही थी। पीठ ने इस मामले पर संविधान के अनुच्छेद 200 का हवाला दिया और कहा कि विधानसभा द्वारा पिछले राज्यपाल के कार्यालय से वापस लाए जाने के बाद नया राज्यपाल ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते। इससे पहले भी शीर्ष अदालत ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की तरफ से देरी पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि विधेयक जनवरी 2020 से लंबित है और राज्यपाल 3 साल से क्या कर रहे हैं। ऐसा ही मामला पंजाब राज्य में भी हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को हिदायत दी थी कि वो जनता द्वारा चुनकर नहीं आए हैं और राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना चाहिए। आइए समझते हैं आर्टिकल 200 को, जिसका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया है। संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को किसी भी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने पर 3 विकल्प देता है। पहला, प्रस्तावित कानून पर सहमति देना, दूसरा, प्रस्तावित कानून पर सहमति रोकना और तीसरा, राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को अपने पास रख लेना। इसके अलावा अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान के अनुसार राज्यपाल रोके गए विधेयक को पुनर्विचार करने या इसमें बदलाव करने के लिए सदन में वापस भेज सकते हैं। राज्यपाल के पद और दायित्व की भी बात कर लेते हैं। मूल संविधान के अनुच्छेद 153 के मुताबिक भारत गणराज्य के हर राज्य के लिए एक राज्यपाल का पद होगा। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही करते हैं और उनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच पुल की भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल के पास विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां होती हैं। राज्यपाल बहुमत के आधार पर सरकार गठन करने, सदन बुलाने और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। राज्य के एडवोकेट जनरल, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल की सहमति के बिना किसी भी राज्य में फाइनेंस बिल को विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोई भी बिल उनके अनुमति के बिना कानून की शक्ल नहीं ले सकता। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। विश्व भर में 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों में HIV एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। पहली बार 1988 में इसे मनाया गया था, जब WHO ने इस दिन को मान्यता दी थी। इस वर्ष इसकी थीम समुदायों को नेतृत्व करने दें रखी गई है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें इजराइल द्वारा गोलन हाइट्स से पीछे नहीं हटने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। यह इजराइल और सीरिया के बीच एक विवादित क्षेत्र है। आपको बता दें कि गोलन हाइट्स दक्षिणी पश्चिमी सीरिया का एक पहाड़ी इलाका है, जिस पर 1967 में इजराइल ने कब्जा कर लिया था और 1981 में इसे अपने क्षेत्र में मिलाने की एक तरफा घोषणा कर दी थी। तब से लेकर आज तक ये एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। बीते दिनों इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के पूर्व निदेशक डॉक्टर VR ललितांबिका को फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष सहयोग में उनकी भागीदारी के लिए दिया गया। एक रोचक तथ्य के तौर पर आपको बता दें कि लीजन ऑफ ऑनर की शुरुआत नेपोलियन बोनापार्टा द्वारा 1802 में की गई थी। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मलेरिया के मामलों में गिरावट देखी गई है, लेकिन वैश्विक स्तर पर मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। भारत में मलेरिया के मामले और उससे होने वाली मौतों में 2021 की तुलना में क्रमशः 30% और 34% की कमी दर्ज की गई। मलेरिया एक पैरासाइटिक रोग है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। यह आपके शरीर में पहुंचकर रेड ब्लड सेल्स को नष्ट करता है। राज्यपाल का पद हमेशा चर्चा में बना रहता है। इसका कारण राज्यपाल की कुलाधिपति के रूप में भूमिका रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि कुलाधिपति के रूप में कार्य करने वाले राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के लिए बाध्य नहीं है। आपको बता दें कि राज्यपाल संबंधित राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति यानी चांसलर होता है और विश्वविद्यालयों में कुलपति यानी वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है।
केरल में पहली बार ट्रांसप्लांट गेम्स का आयोजन हो रहा है। यह अंग ट्रांसप्लांट प्राप्तकर्ताओं और दाताओं के लिए एक प्रतिस्पर्धी खेल कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य अंग ट्रांसप्लांट की सफलता को प्रदर्शित करना और अंगदान का संदेश फैलाना है। इस दिशा में वैश्विक स्तर पर काम करने वाली संस्था वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशन है। यह यूके में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। 70 से अधिक देश इसके सदस्य हैं। यह संस्था वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स का आयोजन हर 2 साल में करती है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेजन ऑफ ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया है? BR ललितांबिका, S सोमनाथ, सुधा मूर्ति, लोपामुद्रा सेन। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या प्रश्न पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, जारवा, ओंग, सेंटिनलीज और शोम्पेन जनजातियां भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर अंडमान और निकोबार। सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अब्दुल्लाही मिरे, पॉल लिंच, कैलाश विद्यार्थी, अभिनव दास गुप्ता। सही जवाब है ऑप्शन ए, अब्दुल्लाही मिरे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर रोजाना इसकी PDF मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नमस्कार।